हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है सरल परिपथ या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा और किरचॉफ के नियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम देखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम होता क्या है, ठीक है, ये किस लिए हमारे भौतिक विज्ञान में है, इसका हमको यूज क्या करना है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड नियम होता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट पर लागू होता है। यानी जब कोई जटिल परिपथ हमें दिखाई देता है तो तुल्य प्रतिरोध, विद्युत धारा या विभवांतर ज्ञात करने का सबसे आसान मेथड है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम में, एकदम फिक्स है कि ये 5 मार्क्स का आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में हमेशा के लिए ये जो है एक न्यूमेरिकल इसका 5 नंबर का आता है। तो चलिए हम देखते हैं किरचॉफ का। तो परिपथ, सरल परिपथ या कह सकते हैं सरल परिपथ, और किस लिए आया सरल परिपथ? इसलिए आया क्योंकि इसका जो पहला रूल है वो सरल पड़ जाता है, वैसे सरल है नहीं। ये सेकंड रूल के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पहला वाला, जिसमें हमको धारा को बांटना रहता है। ठीक है, तो ये सरल परिपथ संबंधी या जटिल परिपथ कह सकते हैं, एक प्रकार से जटिल ही कहेंगे, सरल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे, आगे के न्यूमेरिकल में हम सब लोग जान ही जाएंगे। ठीक है, आसान है लेकिन सरल परिपथ चैप्टर का है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान बनाने के लिए यूज किया जाने वाला सरल परिपथ का टॉपिक है। ठीक है, इसमें 2 नियम किरचॉफ ने दिए थे। तो जो सबसे पहला नियम है इसका, सबसे पहला नियम, ठीक है, तो परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए, जिसमें सबसे पहला नियम है, लिख सकते हैं पहला नियम। ठीक है, और इससे हम कह सकते हैं धारा का नियम, और या फिर कह सकते हैं संधि का नियम। धारा या फिर संधि का नियम, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है KCL। अच्छा, KCL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, होता क्या है इसमें? तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं एक डायग्राम के आधार पर। ये एक ऐसा बिंदु है जो संधि कहलाएगा। अच्छा, संधि क्यों कहलाएगा? क्योंकि जितनी भी शाखाएं हैं, शाखाएं मतलब जिनमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, परिपथ के जिन भाग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम शाखा कहते हैं। और शाखा जब 1, 2 या 2 से अधिक शाखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ से विद्युत धारा आ रही है 2 एम्पीयर, यहाँ से आ रही है 1 एम्पीयर, और यहाँ से आ रही है 6 एम्पीयर, और इस जगह से जो जा रही है विद्युत धारा वो जा रही है 7 एम्पीयर, 7 में 4 एम्पीयर की जा रही है। अब हमको बताना है कि इस वाले भाग से कितनी विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, तो ये जब हमने पहला लेक्चर हमने बनाया था विद्युत चालन चैप्टर का, तो विद्युत धारा में हमने बताया था कि जितनी धारा आ रही है वो उतनी धारा वापस जाए। ठीक है, बीजगणितीय योग का पालन करता है। तो इस वाली कितनी धारा आ रही है इस समय पर देखो, इधर से 2 आ रही है, इधर से 1 आ रही है, और इधर से आ रही है 6। ठीक है, जा कितनी रही है? जा रही है 4। ठीक है, और इधर से कितनी जाएगी वही हमको, तो ये 7 हो जाएगा, और 2 में ऐड करेंगे तो 9। 4 इधर लाएंगे तो कितना बचा? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो है वो 5 एम्पीयर है। तो हमको ये पता भी है, बेसिक रूल है कि इससे 5 एम्पीयर की विद्युत धारा जाएगी। जब इधर से 9 एम्पीयर की आ रही है, इधर से 4 जाएगी, तो इधर से कितनी जाएगी? 5 एम्पीयर की जाएगी। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पर हमने समझा कि इसके लिए क्या कह सकते हैं, जो आने वाली धारा है, आने वाली यानी इनकम, ठीक है, वो बराबर होता है आउटकम। ठीक है, ये आउटगोइंग कह सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग।
इनकमिंग आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। बस इसी के बारे में ये बताते हैं। अच्छा, जितनी धारा, धारा का मतलब क्या होता है? आवेश से होता है। तो आवेश जब चलने लगता है, गति करने लगता है, उसी का नाम विद्युत धारा होता है। तो जितना देखो आवेश आ रहा है उतना ही आवेश आ रहा है। क्या कहीं संधि पर कोई आवेश इधर उधर या करंट का मान इधर उधर बदल रहा है? करंट कम ले रहा है या ज़्यादा दे रहा है, या करंट ज़्यादा आ रही है कम भेज रहा है? तो ऐसा कहीं नहीं। तो सबसे पहले ये जो रूल होता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है। क्योंकि विद्युत धारा आवेश ही तो होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो यह जो किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण। ठीक है कि सिद्धांत पर आधारित, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो पहला नियम हमारा है वो किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही जितना आवेश विद्युत धारा आ रही उतनी चली जाएगी, ये कहीं पर भी नष्ट नहीं होगी, ना एक्स्ट्रा जुड़ेगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद जरूर रखिएगा। तो ये पॉइंट याद जरूर रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो इसकी स्टेटमेंट है किसी संधि पर, हमने अभी बताया संधि क्या होती है, इस ये वाला पॉइंट, ये हमारा संधि, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, धाराओं मतलब विद्युत धारा, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अच्छा, बीजगणितीय योग क्या होता है ये बताइए? बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू, आई का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा बराबर क्या होता है? आई ना समझ? तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सिग्मा का मतलब। ठीक है, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका ये इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, डायग्राम से एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि किसी परिपथ में ऐसा प्रूफ हम लगाएंगे तो होगा क्या। मान लिया इधर से I1 धारा है, इधर से आ रही I2, इधर से आ रही I3, इधर से जा रही I4 और इधर से जा रही है I5। ठीक है, अब इनका बीजगणितीय योग करना है। तो संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय, जैसे पहली वाली धारा कौन सी आ रही है? I2, दूसरी वाली कौन सी आ रही है? I2, तीसरी वाली कौन सी आ रही है? I3, चौथी वाली कौन सी आ रही है? I4। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ धारा की दिशा और यहाँ धारा की दिशा अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, धारा की दिशा अलग है, ये जा रही है, दूर जा रही है, तो माइनस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर धारा की दिशा बदल जाए तो कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो होता है वो दिशा बताता है। एक खास बात इसलिए यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लिया तो जो धारा हमने पहले से ली है उसके विपरीत दिशा में ये धारा जा रही है, जैसे कि I1, I2, I3। ठीक, और प्लस लगा करके I5, क्योंकि ये भी जा रही है माइनस, इसकी दिशा भी अलग है माइनस।
इन दोनों की दिशा एक तरफ, इनकी दिशा अलग, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी इस चित्र के लिए। आप क्या करेंगे, माइनस वाले पार्ट को एक तरफ, प्लस वाले को एक तरफ करेंगे। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बराबर इधर आएगा I4 प्लस का हो जाएगा, I5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो धारा है ये आने वाली जो आ रही है, ये कौन सी धारा है, आने वाली, और ये दोनों कौन सी धारा है, जाने वाली, ठीक है ना। तो एक है आने वाली और एक तरफ जाने वाली। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि आने वाली धारा का योग ही तो कराया गया, जोड़ा गया, बराबर जाने वाली धारा का योग, ठीक है ना। ये बन गया किरचॉफ। तो यही है किरचॉफ का पहला रूल। किरचॉफ का पहला रूल यही है कि ये केवल और केवल विद्युत धारा को बांटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि हम सेकेंड रूल में इसके बखूबी पढ़ेंगे, एकदम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से जो है हमको धारा बांटना रहेगा कॉम्प्लेक्स सर्किट में, जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। और एक खास बात इसमें ये भी ध्यान रखिए कि माइनस का चिन्ह ये बताता है कि धारा की दिशा जो हमने ली है उसकी विपरीत दिशा में। हमने कौन सी दिशा ली है, आने वाली, और ये सभी जा रही हैं, हम मिलने वाली की बात कर रहे हैं। किसकी बात की है, मिलने वाली की। तो ये मिल रही है आपस में, लेकिन ये जा रही है यहाँ से, तो इनकी दिशा पलट जाएगी। दूर जा रही है तो चिन्ह हमने बदल दिया, माइनस का कर दिया, ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हमने धारा की दिशा पहले निर्धारित की है ये उसकी विपरीत दिशा में, ठीक है। बस यही रूल रखना है। तो जो हमने धारा की दिशा ली है उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यही है। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम का, ठीक है। तो प्रथम नियम का जो न्यूमेरिकल, ये एक हमारा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस जगह से विद्युत धारा आ रही है 10 एम्पीयर और इधर से जा रही है 2 एम्पीयर। हमें बताना इस ओर से कितनी जाएगी, मेरी एक ही वैल्यू, फिर इस वाले समय पर यहाँ पर विद्युत धारा इस नीचे से कितनी आ रही है, तो आ रही है 1 एम्पीयर की, जा रही है बी, और बी की वैल्यू हमको निकालनी है। ऐसे ही यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ सी की वैल्यू निकालनी है और इधर से 4 एम्पीयर की जा रही है, और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ से डी आ रही धारा और यहाँ से जा रहा है 7 एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दिए दे रहे हैं, ये संधि 1 है, ये संधि 2 है, ये 3 है और ये संधि 4 है। अगर हम अंकों में ना दें, कोई अन्य चीज़ों में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे पी, क्यू, आर और एस। तो सबसे पहले हम संधि पी पर जाते हैं। तो संधि को इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं, जंक्शन, पी पर, ठीक है। यही एक रूल याद रखना है, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो पी पर आने वाली धारा कितनी, केवल कितनी आ रही है, 10, बराबर जा कितनी रही, देखो 2 ऊपर से जा रही है, 1 नीचे से जा रही है। वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 2 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 2 हो जाएगा 1 एम्पीयर विद्युत धारा, ये आ जाएगी 1 वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितने एम्पीयर की हो गई, 8 एम्पीयर की, ठीक। अब क्यू पर देखेंगे, इधर से 1 आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो क्यू पर, संधि क्यू पर, तो जंक्शन क्यू पर। तो जंक्शन क्यू पर देखिए आ कितनी रही है क्यू के लिए, तो क्यू पर आ रही है ऊपर से 8 एम्पीयर और नीचे से 1 एम्पीयर। जा कितनी रही है क्यू, बी। तो हल करेंगे तो बी की वैल्यू 8 और 1 ऐड होकर के 9 एम्पीयर हो जाएगी आंसर,
तो हमें बी की वैल्यू पता चल गई है कितने एम्पीयर की है। अब ऐसे ही आर पर पहुंचेंगे तो जंक्शन आर पर, तो जंक्शन आर पर देखेंगे आर कितनी रहेगी केवल, जंक्शन आर पर आ रही है 9 बराबर, जा कितनी रहेगी उधर से ऊपर से सी और इधर से 4 इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा और सी से इधर लाएंगे 4, ठीक है, माइनस का होगा और बचेगा कितना 5, तो सी की वैल्यू 5 एम्पीयर आ जाएगी। इधर से 5 एम्पीयर चलेगी। अब यहाँ से देखो एस वाला बचा है तो जंक्शन एस पर, ठीक है, तो जंक्शन एस पर क्या होगा, तो एस पर देखो आ कितनी रही, इधर से 4 आ रही है, इधर से डी आ रही है और जा कितनी रही है 7, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 एम्पीयर। यही बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक हमने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया है इस वाले। याद रखने वाली बात क्या है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम वो है क्या, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अच्छा, यहाँ पर बीजगणितीय योग क्यों किया, दो चीज़ें हो सकती है, एक इंटीग्रेशन होता है और दूसरा बीजगणितीय। इंटीग्रेशन ये हमारा लागू होता है रियल फंक्शन के लिए, ये फंक्शन के लिए लागू होता है जो कि रियल नंबर का होता है। कौन सा नंबर का, रियल नंबर का, ठीक है। और जो हमारा सिग्मा है बीजगणितीय, ये लागू होता है नेचुरल नंबर के लिए, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए लागू होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमको पता है 1 2 3 4 5, तो विद्युत धारा भी ऐसे ही चलती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है, ठीक है। इसमें केवल एग्जैक्ट वैल्यू लेनी रहती, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आई उससे कोई मतलब नहीं, तो ये नेचुरल नंबर के लिए होता है बीजगणितीय, ठीक है। तो सिग्मा आई बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा का विभाजन कैसे किया जाता है ये भी समझ लिया हमने। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट हमने देखा है कि तो साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण पर लागू होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आवेश की हानि नहीं होती, यानी विद्युत धारा की हानि नहीं होती, इसलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहीं पर हमारा जो किरचॉफ का प्रथम रूल है वो समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये वाला जो है न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम सेकेंड रूल में यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।